गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू पढ़ाईपीडिया। तो आज के टॉपिक में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में, अर्थ समिट के बारे में, एजेंडा 21 के बारे में। इस वीडियो में हम लैंड रिसोर्सेज को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम ये करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का हमारा क्या यूज़ है, और ये बात हमको पहले से ही समझ में आ जाती है कि हमारे पास जो भी लैंड है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। आज की डेट में कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो, वो हम विदाउट लैंड रिसोर्सेज के यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है तो हमको लैंड चाहिए। हमको एग्रीकल्चर के लिए करना है तो भी हमको लैंड चाहिए। हमारी एक बेसिक नीड हमारा घर है। हमारे घर के लिए भी हम यूजेस करेंगे किसका, लैंड रिसोर्सेज का। तो लैंड रिसोर्सेज कहाँ यूज़ हो रहा है, हमारे घरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और सभी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सभी के लिए एक लैंड जो है बेस प्रदान करता है। तो ये तो ऑटो अंडरस्टूड है कि लैंड रिसोर्सेज किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी डीमेरिट या लिमिटेशंस की। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस ये है कि हम लैंड रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते। हमारा प्यारे भारत में कितना एरिया है, लैंड एरिया हमारे प्यारे भारत में है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 9th में आपने पढ़ा होगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इस 3.28 स्क्वायर किलोमीटर को हम बढ़ा नहीं सकते, इतना ही एरिया रहेगा। तो ये इसका एक डीमेरिट है या लिमिटेशंस है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे पूरे यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड उसकी लिमिटेशंस क्या है। हमने लैंड रिसोर्सेज का यूजेस और लिमिटेशंस के बारे में पढ़िया। द थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लैंड मास। हमारा प्यारा भारत किस तरीके के लैंड मास में डिवाइड है। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया है, प्लेन मैदान के रूप में, माउंटेन्स के रूप में और प्लेटू के रूप में डिवाइड किया गया है कि यह हमारे प्यारे भारत में अलग अलग प्लेन्स हैं, जगह जगह पर माउंटेन्स हैं और प्लेटू भी हैं। इसका परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि प्लेन्स हमारे पूरे भारत के 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना परसेंटेज है। तो 43% आपका प्लेन एरिया आता है। इसके बाद माउंटेन्स की अगर बात करें, माउंटेन्स हमारा 30% माउंटेन्स है, और हमारा प्लेटू की बात करें 27% हमारा प्लेटू का एरिया आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्लेन्स किस काम में आते हैं। जहाँ पर प्लेन्स हैं तो वहाँ पर हम अपना घर भी बनाते हैं, इंडस्ट्री को भी सेटअप करते हैं और एग्रीकल्चर भी बनाते हैं। तो प्लेन्स पर हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कर सकते हैं, हम अपने रहने की भी एक्टिविटी कर सकते हैं और इंडस्ट्री को सेटअप कर लेते हैं। माउंटेन्स किसे कहते हैं? पर्वत वो एरिया होते हैं जिनमें एक हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है। अब माउंटेन और पठार में या प्लेटू में यही डिफरेंस है। इस पे एक नुकीला हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा, लेकिन पठार में ऐसा नहीं है। पठार में क्या होता है, पठार में, प्लेटू में, कि ये नॉर्मल प्लेन से तो हाइट में रहेगा, लेकिन उसमें हाइट के बाद आगे ये पूरा पैरेलल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जो प्लेटू है, प्लेटू कहाँ पे, जैसे छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स और ये सब हमारे प्लेटू में पाए जाते हैं। और माउंटेन्स में क्या होगा, माउंटेन्स में हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। आप देखेंगे मनाली है, हिली एरिया है, माउंटेन्स है वहाँ पर छोटे छोटे, तो वहाँ पर हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो एरिया है, जो यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, और इसके नीचे आ जाता है हमारा इंडियन ओशियन। तो ये जो एरिया हमारा 3 तरफ से भारत का निचला वाला एरिया जो घिरा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलेंगे? पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो।
तो ये हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का। 43% प्लेन, 30% माउंटेन और 27% प्लेटू। क्या आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत एरिया वाइज किस पोजीशन में आता है वर्ल्ड में? जैसे सभी को यह पता है कि सबसे ज़्यादा लैंड एरिया रशिया का है और हमारा इंडिया उसमें किस नंबर पर आता है? तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, वो है हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन को समझेंगे कि हम लैंड की यूटिलाइजेशन, अभी हमने नॉर्मली पढ़ी है कि ये यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। हमारा लैंड यूटिलाइजेशन का क्या एम है? हमारा लैंड भारत का किन किन जगह पर यूज़ हो रहा है, कौन कौन से एरिया पर यूज़ हो रहा है? अगर हम एग्रीकल्चर को बेस बना के चलें कि एग्रीकल्चर को छोड़कर और हमारा लैंड कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसको यहाँ पर 5 पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमारा लैंड यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट मतलब वन, फॉरेस्ट पर हमारा सबसे पहले लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेकंड पॉइंट आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। वो लैंड, वो भूमि जो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में नहीं आती है, उसमें 2 सब पार्ट है। नंबर 1 इज बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन मतलब बंजर जमीन या जो अयोग्य है, वेस्टलैंड है जो बैरन है, जिस पर ज़मीन पर खेती नहीं की जा सकती या एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, वो किसके अंडर में आएगा? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। इसमें 2 सब सेक्शन है, एक लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चरल, फॉर एग्जाम्पल रोड, इंडस्ट्री। अब कहीं पर या हाउसेज है, हमारा हाउस बन गया कहीं पर, पहले तो वहाँ पर सभी जगह वन हुआ करते थे, फॉरेस्ट होते थे, लेकिन अभी हर जगह पर रोड बन गए हैं, इंडस्ट्री बन गई है और हाउसेज भी बन गए हैं। तो अब वहाँ पर उस लैंड पर हम एग्रीकल्चर या कोई और लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वहाँ पर हमारे रोड बन गए, रोड हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए काम आ रहे हैं, इंडस्ट्री बन गई है, इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हाउसेज में हम रह रहे हैं। तो ये 2 एरिया हो गए, बैरन लैंड, वेस्टलैंड, और जहाँ पर हमारे रोड बन गए वो हमारे यूटिलाइजेशन हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंडर में 3 सब पार्ट आते हैं। तो फर्स्ट आता है पोस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। वो लैंड जो अभी ग्रेज कर रहे हैं, जहाँ जानवर ग्रेजिंग करते हैं, उसको हम अनकल्टिवेटेड है, उसको हम अनकल्टिवेट कर ही नहीं रहे हैं और वो ग्रेजिंग के रूप में बदल गए हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें लैंड अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स। इसका मतलब क्या हुआ? लैंड अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स, जैसे हम कहीं पर भी निकलते हैं घर से बाहर, देखिए कहीं प्लॉट होगा तो उन प्लॉट्स में अनवांटेड कुछ ट्री निकल आए। अनवांटेड का मतलब नॉर्मल बारिश हुई और वहाँ पर ट्रीज आ गए हैं, लेकिन उनको बाकायदा एग्रीकल्चर के लिए उगाया नहीं गया, वो ऐसे ही आ गए। तो वो किसके अंडर में आएगा? वो लैंड आ जाएगी लैंड अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स। मिसलेनियस क्रॉप्स में उसमें कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी पेड़ पौधे आ गए हैं तो वो इसके अंडर में आ जाएगा। थर्ड वन इज आएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंडर में क्या आता है? जो भी लैंड 5 ईयर्स के लिए जहाँ पर खेती नहीं हो रही है और वो बंजर है, लेकिन ज़्यादा बंजर नहीं है, मतलब ये तो पूरी तरीके से बंजर है, एग्रीकल्चरेबल है लेकिन उसको 5 ईयर्स तक यूज नहीं किया जा रहा है, दैट कम्स अंडर द कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंडर में आएगा। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े कि लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? फॉरेस्ट पे हो रहा है सबसे पहले। सेकंड है जो बैरन जमीन है, वेस्ट जमीन है, और जहाँ पर हमारे रोड और इंडस्ट्री बन गए हैं। द थर्ड वन ऑप्शन इज अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पर हमारे चरगाह बन गए हैं या कहीं पर कोई ज़मीन पर अनवांटेड या मिसलेनियस क्रॉप्स आ गई हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तीसरा आ गया हमारा कल्चरेबल लैंड। कल्चरेबल लैंड में हमारा वो आ गई, वो ज़मीनें आ गई जो 5 ईयर्स तक, जिस पर कोई भी 5 ईयर्स तक कोई भी खेती नहीं हो रही है, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही। फोर्थ पॉइंट फैलो लैंड। फैलो लैंड में सब सेक्शन में करंट फैलो। करंट फैलो में कौन सी लैंड आती है? जिसपे हम खेती तो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर तो कर सकते हैं,
लेकिन उसको हमने 1 ईयर के लिए छोड़ रखा है, जिसमें मतलब हम 1 ईयर के लिए अभी हम खेती नहीं कर रहे हैं, मतलब 1 साल के अंडर में उसमें खेती नहीं हुई है। इसके बाद दूसरा आता है अदर देन करंट वैल्यू। अदर देन करंट वैल्यू में भी सेम है, लेकिन इसमें ईयर बढ़ जाएंगे। 1 से 5 ईयर्स तक जिस लैंड पर हमारी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है वो अदर देन करंट वैल्यू पे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया जैसे एक लैंड है, फार्मिंग लैंड, अब इस पर हमने क्रॉप उगा रहे हैं, अगर हम इसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो 1 साल में 1 ईयर में जो जिस एरिया पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं दैट इज नोन एज ए नेट सोन एरिया। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा डाउट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो ये चीज समझते हैं कि नेट सोन एरिया मैंने क्या बताया कि एक फार्मिंग लैंड में 1 ईयर में जितनी एरिया पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं दैट इज नोन एज ए नेट सोन एरिया। अब यहाँ पर इसी एरिया पर हमने मान लीजिए 1 ईयर में हमने 3 बार कल्टीवेशन कर लिया या 4 टाइम्स कल्टीवेशन कर लिया, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए ये इस ज़मीन को 5 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो इस 5 हेक्टेयर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ग्रॉस क्रॉप एरिया आ जाएगा। ग्रॉस क्रॉप एरिया को क्या बोलेंगे हिंदी में? सकल कृषित क्षेत्र। वैसे नेट सोन एरिया को क्या बोलेंगे? जो इस एरिया को है वो बोलेंगे नेट सोन एरिया, और इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में थे कि लैंड यूटिलाइजेशन हमारा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया, कि हमारे देश में लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कितना हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पढ़ाई पीडिया।